अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि पंडोरा लीक्स में जिन अफराद के नाम आए हैं वो उनकी तहकीकात करेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला वो हमेशा के लिए रोकेंगे। अब हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब के किसी भी दावे पे यकीन करने के लिए इंसान को शिबली फराज ही होना चाहिए, क्योंकि जितने यू टर्न्स उन्होंने लिए हैं उसके बाद उनकी किसी बात पे यकीन करना मेरे ख़्याल में ख़ुद अपने आप को अहमक बनाने के मुतरादिफ होगा। हमें याद हैं, अच्छी तरह याद हैं, और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इक़्तिदार संभालने के बाद 2018 में उन्होंने ऐलान किया था कि पनामा लीक्स में जो बाकी लोगों के नाम हैं अब वो उनके केसेस को परसू करेंगे, और उस हवाले से जो शहजाद अकबर साहब हैं जो इस हुकूमत के सैफुर्रहमान से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह पनामा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए थे उसमें एक नुमाया नाम जुल्फ़ी बुखारी का भी था, उनके नाम पे कई ऑफशोर अकाउंट्स थे। दूसरा वो ख़ुद बरतानवी शहरी भी थे, लेकिन उनके लिए इन दोनों कायदों को पामाल कर दिया गया। ऑफशोर अकाउंट्स के मामले पे ताक़ुब तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद अनइलेक्टेड होने के बावजूद न सिर्फ ये कि उनको अपना मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया, बल्कि अपना बहुत लाडला और बाइख्तियार वज़ीर भी बनाया गया। तो इसी तरह एक जो नाम आया था वो तरक़ई फैमिली का था, हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता जो ख़ानदान हैं। अब सबसे ज़्यादा अकाउंट्स जिन लोगों के थे सैफुल्लाह फैमिली की तरह, उसमें तरक़ई फैमिली के लोग भी थे। अब उनमें शाहराम तरक़ई साहब इमरान खान साहब के चहीते और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर हैं, उन्हीं के ख़ानदान के एक और फ़र्द MPA हैं PTI के टिकट पे। फिर इसी सेनेट इलेक्शन में उसी ख़ानदान का एक और फ़र्द वो PTI ने उनको सेनेटर बना दिया, और एक उनका MNA है। तो इस पस मंज़र में देख के अगर कोई ये तवक्को करता है कि जो पंडोरा लीक्स है उसके बाद कोई इस हुकूमत की तरफ से ताक़ुब की जाएगी, तो मेरे ख़्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहता है। शेख रशीद अहमद साहब ने पहली मरतबा पत्ते की बात कह दी है कि बस पंडोरा लीक्स आ गया और वो टाइम फिश हो गया। वजह उसकी साफ ज़ाहिर है कि अगर आप देखें तो पनामा लीक्स को भी सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ ख़ानदान को फिक्स करने के लिए और उनको इक़्तिदार से निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद जो बाकी लोग थे, बाकी केसेस थे, उनमें से किसी का भी ताक़ुब नहीं किया गया। फिर तो ज़ाहिर है कि दरमियान में तो इम्यूनिटी स्कीमें भी आई हैं और उससे भी लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो अगरचे अपनी जगह पे जनाब उमर चीमा साहब जो कि एक बहादुर और निडर और मेहनती सहाफ़ी हैं, उनका ये काम और फिर उनके साथी और हमारे कुलीग फ़खर दुरानी का काम, वो अपनी जगह पे काबिल सताइश है। उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से तहकीक है, जिस तरह अक्रॉस द बोर्ड उसमें अगर मीडिया ओनर्स के नाम थे तो वो भी उन्होंने दे दिए हैं, उसमें अगर फ़ौजी जनरल्स के नाम थे तो वो भी उन्होंने दे दिए हैं। तो अपनी जगह पे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, और जो तहकीकाती रिपोर्टिंग जो कि पाकिस्तान में नावीद होती जा रही है उसमें उन दोनों ने यानी उमर चीमा और फ़खर दुरानी ने बड़ा काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह की पिछली मरतबा उनकी उस मेहनत को सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए और एक ख़ानदान को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया, इस मरतबा भी अगर कोई ऐसा नाम उसमें हो जो कि ज़ेर अताब हो पहले से, तो उनके ख़िलाफ़ तो कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें जितने नाम आए हैं उसको कोई आगे जाके परसू कर सकेगा। एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में कोई एहतिसाब का निज़ाम ही नहीं है। जो कौमी एहतिसाब ब्यूरो है वो सियासी ब्लैक मेलिंग का और सियासी इंतकाम का अपनी जगह पे एक इदारा बन गया है। ख़ुद चेयरमैन नैब इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल एहतिसाब हैं और वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसलिए उनको तौसीह भी दी जा रही है। तो जब एहतिसाब का निज़ाम भी नहीं है, अदलिया से भी तवक्को कुछ ख़ास नहीं है, पार्लियामेंट
तो जाहिर है कि है भी ऐसी पार्लियामेंट जिसको अपोजिशन वाले बिल-इत्तेफाक जाली करार देते हैं, और वहाँ पे जो कुछ होता है कि 60 के स्ट्रेंथ के मुकाबले में 30 ज़्यादा ताकतवर साबित हो जाते हैं, तो उस पार्लियामेंट से भी कोई तवक्को नहीं है। तो इसलिए ये मेरा पक्का यकीन है कि चंद दिन मीडिया में तू मैं होता रहेगा, या शायद पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कुछ सियासतदान आपस में तू मैं कर ले, लेकिन इस पेंडोरा लीक से मुल्क की जोली में कोई खैर नहीं आ गिरेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उससे उमर चीमा और फ़खर दुरानी के जो काम है उसकी अहमियत घट जाती है या कम हो जाती है। वो अपनी जगह पे काबिल कदर है। कम से कम लोगों के सामने चेहरे तो आ गए, और ये साबित हो गया कि जो पीटीआई है ख़ुद उसके अंदर सबसे ज़्यादा वो इस तरह के लोग जमा हुए हैं कि जो अपनी दौलत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छुपा रहे हैं, या फिर पीपल्स पार्टी तो खैर पहले भी उनके बारे में ये बात आम थी और मालूम था। एक और पहलू की तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दिया है कि वैसे तो पाकिस्तान में वो जमातें बड़ी ज़ेर-ए-आताब रहती हैं, मसलन हमारी दीनी जमातें हैं या हमारी कौम परस्त जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, लेकिन इस हवाले से उनका काबिल फ़ख्र किरदार कोई सामने नहीं लाता। मसलन पनामा लीक्स हो या कि अब ये लीक हो, इसमें आप देखें तो जमात इस्लामी के किसी रहनुमा का नाम नहीं है, JUI के किसी रहनुमा का नाम नहीं है, JUP के किसी रहनुमा का नाम नहीं है, फिर अख्तर मैंगल साहब की जमात के किसी रहनुमा का नाम नहीं है, महमूद खान अचकज़ई साहब की किसी जमात के रहनुमा का नाम नहीं है, और अवामी नेशनल पार्टी के किसी रहनुमा का नाम नहीं है इसमें। ताहम यहाँ पे मैं ख़ुसूसियत के साथ जनाब सराजुल हक साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि पनामा लीक्स के मामले पे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले वो अदालत में गए थे, इमरान खान साहब ने बाद में एंट्री मारी थी, और उस वक़्त ये लग रहा था, ये वो नेकनीयती से गए होंगे, लेकिन ये लग रहा था कि जैसे वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो स्क्रिप्ट था वो उसमें इस्तेमाल हुई है। अब सराजुल हक साहब का ये फ़र्ज़ बनता था कि उसके बाद वो उसी शिद्दत के साथ पनामा लीक्स में जो बाकी लोगों के नाम आए थे उनका भी ताक़ुब करते, उनको भी अदालत में ले जाते, और वो वक्तन पे वक्तन जिक्र करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि उस शिद्दत के साथ उन्होंने ताक़ुब नहीं किया। और अब मैं समझता हूँ कि ये उनका फ़र्ज़ बनता है सराजुल हक साहब का कि वो पनामा लीक्स के जो बाकी नाम हैं उनकी बुनियाद पे भी, और फिर ये जो अभी पेंडोरा लीक्स में जो नाम आए हैं उनकी बुनियाद पे भी वो न सिर्फ ये कि अदालत से रुजू करें, बल्कि उनको चाहिए कि वो उसको उसी शिद्दत के साथ सियासत का इशू बना दे जिस शिद्दत के साथ पनामा को बनाया गया था, क्योंकि इंसाफ का तकाजा तो ये है। मैं बतौर तालिब इल्म ये समझता हूँ कि हर ऑफशोर कंपनी वो चोरी के लिए नहीं बनाई जाती, और हर अमीर आदमी का ये मतलब नहीं है कि उसने चोरी से पैसा कमाया होगा, लेकिन जिस तरीके से इस मुल्क में मुसलसल 6-7 महीने और 1 साल मुहिम चला के ऑफशोर कंपनी को सबसे बड़ा जुर्म बना दिया गया है, और फिर ऑफशोर कंपनियों को बुनियाद बना के जिस तरीके से सियासतदानों को लताड़ा गया है, जिस तरीके से मुल्क में तब्दीली के लिए रास्ता हमवार की गई है, तो मेरे ख्याल में अब ये सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है जनाब सराजुल हक साहब का कि वो इस मामले को उठाएं, और अदालत में अगर उनको दस्तयाब हो सके तो वो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब को अपना वकील बना दें। एक तो जब से वो रिटायर हुए हैं तो लोगों के सामने नहीं आ सकते, हो सकता है कि वो दिन रात उधर डैम पे पहरा दे रहे होंगे, लेकिन अगर सराजुल हक साहब उनको दरियाफ्त करके निकाल दें तो और अपना वकील बना दें तो एक तो हमें उनका चेहरा मुबारक देखने का मौका भी मिल जाएगा, और हम देख सकेंगे कि साकिब निसार साहब अब किस हालत में हैं, क्योंकि उनके फ़ैसलों के नतीजे में मुल्क जिस हालत में आ गया वो तो हम सबके सामने हैं।